गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारा 12th क्लास का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट ही लेक्चर है। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाद में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज असल में क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इस अध्याय का, इस चैप्टर का पूरे का बेस है। उससे हमें ये पता चलेगा कि हमें किन किन चीज़ों की वजह से बल का अनुभव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और बाद में आगे वाले चैप्टर्स में हम मैग्नेट फील्ड वगैरह जब पढ़ेंगे उनमें भी इलेक्ट्रिक चार्ज का हमें अध्ययन होना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज असल में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज को आपको मैं एक बहुत बेस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ऐसा है कि अगर आप कोई भी दो सब्सटेंस लें और उन्हें आप आपस में इस तरह से रगड़ दें, जब आप दो सब्सटेंस को आपस में रगड़ देते हैं तो आप थोड़ी देर बाद ये अनुभव करेंगे कि उन दोनों सब्सटेंसेस पे कुछ चार्ज आ गया है। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा कैसे अनुभव कर सकते हैं? मैं बताता हूँ। आप क्या कीजिए कि आप दो सब्सटेंसेस में से एक ग्लास रॉड लीजिए और दूसरा रेशम या सिल्क, जिसको हम कहते हैं सिल्क का कपड़ा। आप ग्लास रॉड को सिल्क पे रब कर दीजिए और उस ग्लास रॉड को आप उसी सिल्क के दोबारा में पास ले जाइए। तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो ग्लास रॉड और सिल्क आपस में चिपकने लगते हैं। तो कुछ तो इफेक्ट आया जिसकी वजह से वो पहले नॉर्मल थे, एक दूसरे से कोई अट्रैक्शन नहीं था उनको। अब अगर आप उन्हें एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो वो चिपकने का अनुभव करते हैं। ठीक, फिर आप क्या करें कि आप दूसरी ग्लास रॉड लीजिए और उसी रेशम के कपड़े के साथ उसे रगड़ दीजिए। अब आप दोनों ग्लास रॉड को फ्री पोजीशन में एक दूसरे के पास लाइए। जैसे ही आप उन्हें एक दूसरे के पास लाएंगे तो आप देखेंगे कि वही ग्लास रॉड जो रेशम के कपड़े के साथ चिपक रही थी वो एक दूसरे को रिपल्स करने लगी, प्रतिकर्षित करने लगी। तो ये हमें अनुभव देता है, ये हमें एक्सपेरिमेंट हमें सिखाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज नामक कोई चीज़ ऐसी है जिससे हमें फोर्स का अनुभव होता है ना। चलिए, तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है, वो मैंने लिखी है यहाँ पे बोर्ड पे, शायद आपको दिख रही होगी। लिखा हुआ है, चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field। आवेश जो है, चार्ज को हिंदी में आवेश बोला जाता है बच्चों। आवेश जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है मैटर का। मैटर मीन्स द्रव्य। that causes it to experience a force, जो कि इसे अनुभव कराती है एक बल का, when placed in an electromagnetic field, जब इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, विद्युत चुंबकीय बल में रखा जाता है। हम विद्युत चुंबकीय बल के बारे में बाद में पढ़ेंगे। मैं उसका एक छोटा सा बेस आपको बता देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो फील्ड होता है जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का अनुभव करते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसी अध्याय में आएगा आगे चल के, लेकिन हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो बच्चों, अब जब हमने दो चीज़ों को आपस में रब कर दिया और हम ये कह रहे हैं कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया और उससे हमें दो तरह के बलों का अनुभव हुआ। पहला, जब हम ग्लास रॉड को दूसरी ग्लास रॉड के पास ला रहे थे तो उन दोनों ने एक दूसरे को रिपल्स कर दिया। जब हम एक ग्लास रॉड को उस सिल्क के कपड़े के पास ला रहे थे तो उसने उसके साथ चिपकने की कोशिश की। तो ये चार्ज जो है वो दो तरह का हुआ। इसे हम दो तरह में, दो जो नाम हमने दिए हैं चार्ज के, जो नाम दिए गए हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। जब आप सिल्क के कपड़े पे ग्लास रॉड को रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रगड़ते हैं,
तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ये पॉजिटिवली चार्ज होने का क्या अर्थ है, ये भी मैं आपको डिटेल में अभी समझाऊंगा। तो जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरी ग्लास रॉड पे भी सेम बिहेवियर रहा कि आपने उसे भी रगड़ा, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज है दोनों पे, तो जब आप दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए, पॉजिटिवली चार्ज होने का और नेगेटिवली चार्ज होने की क्या डेफिनेशन है, क्या तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। खैर, उसके बाद मैंने एक दो चीज़ें और लिखी हैं छोटी सी, वो आप देख सकते हैं बोर्ड पे, शायद अब ठीक से दिखाई दे रहा होगा। ये लिखा हुआ है सिंबल, कि हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका सिंबल स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, दोनों ले सकते हैं बच्चों। किसी किसी बुक में आपको स्मॉल क्यू मिलेगा, किसी में आपको कैपिटल क्यू मिलेगा। एसआई यूनिट जिसे हम लेते हैं वो हमारी होती है कूलाम, या कूलम कहते हैं इंग्लिश में, और सी से डिनोट करते हैं। जैसे कि अन्य चीज़ों की यूनिट है, जैसे लेंथ की जो यूनिट है, लंबाई की जो यूनिट है वो मीटर है, और मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है। इसी तरह से चार्ज की जो यूनिट है, इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो यूनिट है कूलाम, जिसे हम लिखेंगे सी। चलिए, उसके बाद मैंने लिखा है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब, अदिश राशियां बच्चों वो होती हैं, जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में, जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन नहीं होता। मैग्नीट्यूड परिमाण, डायरेक्शन दिशा, दिशा नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बच्चों दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। चलिए, उसके बाद मैंने यहां पे लिखा है टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, इसी के लिए मैं बात कर रहा था शुरू में। अब ये चार्जेस एक्चुअली क्या होते हैं बच्चों? देखो, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये किस लिए जनरेट होता है, कहां से जनरेट होता है, मैं आपको डिटेल से इसके बारे में समझा देता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको मैं यहां से रब कर देता हूं ताकि मुझे बोर्ड पे लिखने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए। ये आपने ऑलरेडी उतार लिया होगा। बच्चों, आपने सुना होगा कि प्रकृति में हर चीज जो है वो एटम से मिलकर बनी होती है। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, वो सब के सब एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम के बारे में हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। एटम के बारे में हम ये जानते हैं कि एटम में सबसे बीच में होता है न्यूक्लियस, या जिसे हम कहते हैं नाभिक। उसके बाद इसके चारों तरफ होती हैं कक्षाएं, या जिन्हें हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं। ठीक, तो ये एटम जो हमारा है, इस एटम में जो ये बीच का हिस्सा है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, दूसरा प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बच्चों, अब चार्जेस जैसे दो तरह के हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ये जो ऑर्बिट्स हैं हमारे, इन ऑर्बिट्स में चारों तरफ जो चक्कर काटते हैं, इन कक्षाओं में जो चक्कर काटते हैं, वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। अब आप ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन असल में है क्या? बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल पार्टिकल मीन्स मूलभूत कण। मूलभूत कण वो होते हैं जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि स्वतंत्र अवस्था में जो सबसे छोटा चार्ज पाया जाता है वो फंडामेंटल पार्टिकल कहलाता है। इन कणों के आधार पे ही एटम की रचना होती है। अब इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण कण है, हालांकि तीनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इलेक्ट्रॉन। यहां पे जो भी काम इलेक्ट्रॉन करेगा उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और सारे जो इफेक्ट हैं वो पैदा होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो कुछ भी है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इस पे जो चार्ज होता है, शायद आपको याद होगा, बहुत ही नॉर्मल सी वैल्यू है। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उस पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
ये मैंने C लिखा है लास्ट में, कूलाम। ठीक, चलिए। अच्छा, मैं जो आपको बात बता रहा था, ये जो चार्जेस हैं जैसे पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज, जब हम एक जैसे चार्जेस लेते हैं तो उन्हें हम लाइक चार्जेस कहते हैं, या हिंदी में कहेंगे उसको हम सजातीय आवेश। तो जब सजातीय आवेश को आप एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो वो रिपल्स करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और जब आप विजातीय आवेश यानी अनलाइक चार्जेस, जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब आप इन दोनों को पास लाएंगे तो अट्रैक्शन होता है, दिखाई दे रहा? और जब आप इनको पास लाएंगे तो रिपल्शन होता है। और ऐसा नहीं कि ये रिपल्शन सिर्फ प्लस प्लस में होता है, ये माइनस माइनस में भी होगा। अगर नेगेटिव और नेगेटिव को भी आप एक साथ लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी लाइक चार्जेस ही हैं, इनमें भी सेम इफेक्ट होता है। ये भी लाइक चार्जेस हैं, ये भी लाइक चार्जेस हैं, इन्हें हम अनलाइक चार्जेस या विजातीय आवेश कहेंगे। जब दो आवेश एक दूसरे से विपरीत प्रकृति रखते हो, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, तो इन दोनों में आपको हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स मिलेगा और इनमें रिपल्शन का फोर्स मिलेगा। अब शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और बच्चों, जब किसी भी पार्टिकल पे आपको कोई चार्ज मिलता है ना, जैसे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अनुभव करते हैं, ऐसा ये आपस में भी करते हैं। ये एक दूसरे पे भी बल लगाते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव के पास लाते हैं तो वो रिपल्स करते हैं, वो इसको कहता है कि तू मुझसे दूर चला जा। जब पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, वो कहता है कि तू मेरे नजदीक आ जा। तो ये एक दूसरे पे भी अनुभव करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये जो हमारा एटम है, ये जो हमने एटम बनाया है, ये वाला, ये अगर पॉजिटिव हो तो उसका क्या अर्थ होता है, ये अगर नेगेटिव हो तो उसका क्या अर्थ होता है। बच्चों समझें इस बात को। हमारा जो एटम है उसमें जितने प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने इसमें प्रोटॉन हुए उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हुए तो ये इलेक्ट्रिकली अनचार्ज्ड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एटम होता है वो उदासीन होता है। उदासीन का मतलब, जैसे हमने ये शुरू में न्यूट्रॉन लिखा था ना, इस पे आप देखते होंगे नॉट का साइन बना हुआ है। तो ये इसका मतलब ये है कि ना ये पॉजिटिव चार्ज है और ना ही ये नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पे हमने प्लस का साइन बनाया है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे हमने नेगेटिव का साइन बनाया है, इसका मतलब कि ये नेगेटिवली चार्ज है। अब बात करते हैं बच्चों इनके चार्जेस की, कि इन पे चार्जेस होता कितना कितना है। तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, हम इसे याद रख सकते हैं, आसानी से बता देता हूं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज का अमाउंट बिल्कुल सेम होता है। ये और ये दोनों इतना ही चार्ज रखते हैं, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इस पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, केवल इतना फर्क है। प्रोटॉन पे यही चार्ज होता है, अमाउंट इतना ही रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन ये पॉजिटिव होता है। सिंपल, बस केवल इतना ही फर्क है। ओके, अब आपको मैं एक चीज और महत्वपूर्ण चीज बता देता हूं कि जो प्रोटॉन हमारा है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफी भारी कण है। आप कहेंगे भारी इन द सेंस, भारी इन द सेंस उसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफी ज्यादा होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज तो सेम है, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत भारी कण है। प्लस आप जब इन दोनों के मास को देखें तो उसकी एक छोटी सी यूनिट हमारे सामने आती है
कि प्रोटॉन का हमारा मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। ठीक, आप कहेंगे सर ये तो ऑलरेडी बहुत छोटा है। हाँ ये छोटा है, लेकिन अभी मैंने इलेक्ट्रॉन का नहीं लिखा है, इलेक्ट्रॉन का इससे भी बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑलमोस्ट कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता, सॉरी चार्ज नहीं, मास। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं me। प्रोटॉन का जो मास है उसे हम लिख सकते हैं mp, छोटा सा m, उसके साइड में यहां p लिख दें तो मास ऑफ प्रोटॉन, m के साइड में यहां e लिख दें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं क्यों कह रहा था कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में भारी कण है, हैवी है। ठीक, चलिए और मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूं बच्चों, जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जब आप किसी एक एटम किसी दूसरे एटम को अपना चार्ज देता है तो वो केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, प्रोटॉन कोई नहीं देता। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है, ऑलरेडी लिखा हुआ है 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। इसको हम 1 AMU भी कहते हैं, 1 AMU, इसे हम कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट। थोड़ी बाद में इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसका होता है 0.0055 AMU के आसपास, इससे काफी कम है। ठीक, चलिए तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में हम छोटी सी चीज समझ गए। और ये जो मासेस हैं इन्हें हम नॉर्मली नहीं नाप सकते हैं कि आपने एक छोटा सा वेट मशीन ली, उस पर कोई मास रखा और उसे नाप लिया जैसे हम दुकानों पे करते हैं। ऐसा नहीं होता है बच्चों, इसके लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या कहते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर। उसी के द्वारा इतने छोटे छोटे मासेस को नापा जाता है। बात समझ में आ गई? ओके, उसके बाद एक छोटा सा सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी, मैं एक बार फिर से इसको रब कर देता हूं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। हिंदी में हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो इलेक्ट्रॉन का जो हमारा सिद्धांत है वो हमें क्या बताता है बच्चों कि किसी भी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है, वस्तु का ऋणावेशित होना उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। अब आप ये कहेंगे सर ये क्या गहरी गहरी बातें बता दी। सुने, बहुत गहरी नहीं है, नॉर्मल बात है। देखिए, अगर आप किसी दो एटम को लें, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप दो एटम लीजिए, एक ये रहा, एक ये रहा। इन दोनों के पास लेट्स से कि 10-10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास। सिंपल सी बात है। जब दोनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन हैं तो ऑब्वियस सी बात है, चूंकि ये एटम है तो इनमें 10 प्रोटॉन भी होंगे, इसमें भी 10 प्रोटॉन होंगे। दोनों के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है ना। चलिए, अब अगर हम इन दोनों एटम को आपस में एक से दूसरे पे कुछ चार्ज दे देते हैं, लेट्स से कि इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। चलिए खैर, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना बने। ये 20 है, ये भी 20 है, इसके पास दोनों चीजें 10-10 हैं, इसके पास 20-20 हैं। तो जब हम इससे इसको चार्ज देते हैं, लेट्स से ये वाला जो हमारा एटम है इसको चार्ज दे देता है। चार्ज देने का मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन उठा के इसको ट्रांसफर कर दिए। चलिए, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर कर दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इसके पास अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे 18 और इसके पास हो गए 10 और 2 12। तो बच्चों, अब चूंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 20 है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, तो 18 इलेक्ट्रॉनों को 18 प्रोटॉनों के पास आने की वजह से वो एक दूसरे को नल एंड वॉइड कर देंगे। लेकिन जो बचे 2 प्रोटॉन हैं, चूंकि 20 थे ना, 18 प्रोटॉन तो 18 इलेक्ट्रॉन से लड़ते हुए खत्म हो गए, 2 बचे, 2 प्रोटॉन। ये जो 2 प्रोटॉन हमारा बचा है, ये हमारा जो कण है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे, ये हमारा बन गया डोनर, देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला, और इस पे 2 पॉइंट का पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझ में आई? क्योंकि इसने अपनी ऋणात्मकता को घटा दिया। ये वाला जो हमारा एटम है, दूसरा वाला नंबर 2, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे 10, अब हो गए 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अब भी 10 ही हैं। तो 12 में से 10 को अगर माइनस करें तो इसके पास जो चार्ज बचा वो -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर बचा। यानी कि इस पे जो ऋणावेश आया वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर रह गया। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, इससे हमारी इलेक्ट्रॉन थ्योरी तो क्लियर हो गई बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहती है कि मास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जब आप चार्ज को ट्रांसफर करते हैं, आई एम सॉरी, मास नहीं, चार्ज, जब हम चार्ज को ट्रांसफर करते हैं तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं किए जाते सिंपल कंडीशंस में। ठीक, अब आपने इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम को दे दिए, तो चूंकि इस पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, जबकि इसने पॉजिटिव दिया नहीं है या लिया नहीं है, सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स घटा दिए हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया 2 प्रोटॉन की अधिकता से, ये नेगेटिव हो गया 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जो कहता है कि चार्ज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब आते हैं हम ये लास्ट लाइन पे जो मैंने सबसे शुरू में लिखी थी, चार्ज एंड मास बोथ आर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मास, जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं, सॉरी कैमरा थोड़ा घूम गया, चलिए यहां पे दिखा देता हूं। चार्ज एंड मास बोथ आर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये दोनों मैटर की, या कह सकते हैं कि द्रव्य की मूलभूत गुण है। अब चार्ज के साथ मास का क्या रिलेशन है बच्चों? जैसे कि हमने देखा था इस वाले एग्जाम्पल में, हमने इस नंबर 1 से नंबर 2 पे 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिए थे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 भेजे थे, 2 ही भेजे थे ना। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास हमने लिखा था वो था 9.1 × 10⁻³ kg। हालांकि वो बहुत कम वैल्यू है, लेकिन वो मैटर करता है, आप उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब आपने एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन को भेजा तो उसके साथ मास भी ट्रांसफर होता है, द्रव्यमान भी ट्रांसफर होता है। चूंकि उधर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए इस पे 2 नंबर पे, तो यहां पे इस वाले जो हमारा ये वाला एटम है, इसका मास बढ़ जाएगा और इसका मास घट जाएगा। तो मास और चार्ज जो है, जब भी चार्ज ट्रांसफॉर्म होता है, जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो मास को लेके जाता है। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने बराबर का मास तो लेके ही जाएगा ना। तो इसीलिए, हालांकि ये बात नहीं कह सकते कि जब मास ट्रांसफर होता है तो चार्ज भी ट्रांसफर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। लेकिन जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो वो मास को लेके ट्रांसफर होता है। इतनी बात समझ गए? चलिए शुरू से इसको बिना घबराए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसमें हमने जाना, इस अध्याय में और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पर्टिकुलर हमने ये जाना इलेक्ट्रिक चार्ज में, कि इलेक्ट्रिक चार्ज 2 चीज़ों को आपस में रगड़ने से एक से दूसरी पे कुछ चार्ज जा सकता है। जब हम रगड़ते हैं तो एक वस्तु पे अपने आसपास के छोटे मोटे कणों को चिपकाने का गुण आ जाता है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश। 2 तरह का होता है, सिंपल, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव।
पॉजिटिव प्रोटॉन पे होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे होता है। किस कॉज की वजह से ये जनरेट होता है? वो है एटम। एटम की और चार्ज की अपनी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है कि वो प्लस प्लस जो हमारे चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और माइनस माइनस जो हमारे चार्ज हैं वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने बात की इनके चार्जेस की, तो हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्जेस बिल्कुल सेम होते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इसकी यूनिट है चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की। और प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव। साथ साथ हमने एक बात और लिखी, मासेस। मासेस मींस इन दोनों के द्रव्यमान। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में कम होता है काफ़ी। हालांकि ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन आपको दोनों पता होने चाहिए। ठीक, मैंने लिखे थे, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं कि कितना आया था। चलिए, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज है जो इंडिपेंडेंट अवस्था में हमें मिलता है, स्वतंत्र अवस्था में हमें प्राप्त होता है। इसे हम फंडामेंटल चार्ज या मूलभूत आवेश कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों? तो कुल मिला के आपने ये समझा होगा कि बहुत नॉर्मल सी बात है, ऐसा कुछ रटने लायक नहीं था। अगर आप समझने की कोशिश करें तो बहुत ही इजी पार्ट है सारा का सारा। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं बच्चों। जो हमारा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक चार्ज का, जिसे हम Q कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसे हम Q कहते हैं, इसका हमारा फॉर्मूला है Q बराबर I इंटू टी। I करंट, इलेक्ट्रिक करंट, T टाइम। इसकी जो यूनिट है वो एम्पियर होती है, T की या टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, Q की यूनिट है कूलाम, जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं। तो हम Q की यूनिट, एक यूनिट तो हो गई हमारी कूलाम और दूसरी यूनिट हो सकती है एम्पियर सेकेंड। या आप अगर इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो आप इजीली इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि ये जो हमारा Q है, Q बराबर होता है IT। Q हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी यूनिट थी हमारी कूलम, I एम्पियर, T सेकेंड। तो अगर आप इन तीनों की डेफिनेशन, इस इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन बनाना चाहें, तीनों की नहीं सॉरी, केवल इसकी, तो आप इजीली बना सकते हैं कि एक कूलाम आवेश वो होता है जिसके लिए एक एम्पियर चार्ज इलेक्ट्रिक करंट को एक सेकंड के अंदर किसी कंडक्टर के थ्रू, कंडक्टर मींस चालक, किसी चालक में से एक एम्पियर आवेश को एक सेकंड के अंदर प्रवाहित करने के लिए जितने इलेक्ट्रिक चार्ज की जरूरत पड़ती है वो एक कूलाम कहलाता है। तो अब इस लेक्चर में बच्चों इतना ही। आप इसे प्रिपेयर करें अच्छे से और अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।